जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का जीके पाठशाला में। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी 4.0 के बारे में और हमारा जो टॉपिक रहने वाला है ज्योग्राफी, भारतीय भूगोल, और जो टॉपिक रहने वाला है कृषि प्रणाली। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सिलेबस क्या है। सिलेबस के बारे में बात कर लें तो ये ज्योग्राफी का पूरा सिलेबस है जो हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। एक एक क्लास में देखेंगे, एक एक टॉपिक आपको पूरा क्लियर कराया जाएगा। जो आज हमारा टॉपिक रहने वाला है, ये 13वां नंबर, भारतीय कृषि प्रणाली। किसको हम लोग कवर करने वाले हैं आज? भारतीय कृषि प्रणाली को। चलिए देख लेते हैं। ये देखिए, भारतीय भूगोल में हम लोग किसको कवर करने वाले हैं? भारतीय कृषि प्रणाली। और किसके लिए क्लास होने वाली है? बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए। अगर आपने ये क्लास कर ली तो निश्चित रूप से 1 से 2 नंबर आपके क्लियर होने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। इसको इतना बढ़िया से एक एक चीज एनसीईआरटी से लिया गया है और निश्चित रूप से आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। चलिए बात कर लें हम लोग कृषि प्रणाली में। कृषि प्रणाली में जो हम लोगों को कवर करना है, कृषि की जो प्रकार हैं, जैसे एक रोपण कृषि होता है, निर्वाह कृषि होता है, कर्तन दहन प्रणाली होता है, गहन कृषि होता है, शल्यवर्तन कृषि होता है। तो इसके बारे में एक एक करके हमको समझना है। और जैसे झूम कृषि कहाँ की जाती, मिल्पा कहाँ पे फेमस है, मसोले कहाँ पर फेमस है, तो ये सब कृषि के बारे में हम लोग को एक एक करके समझना है। तो यहाँ से आपने देखा होगा टीआरई फर्स्ट में क्वेश्चन देखने को मिला था और टीआरई सेकंड में भी क्वेश्चन देखने को मिला था और टीआरई थर्ड में तो इसका एको क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन टीआरई 4 में आने की प्रबल संभावना है। और पूरा का पूरा एनसीईआरटी से लिया गया है। पूरा का पूरा मैंने क्या है, इसको एनसीईआरटी से लिया गया है। पूरा का पूरा एनसीईआरटी से कवर किया गया है। क्लास 9th की एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। क्लास 9th की एनसीईआरटी में आपको ये पूरा का पूरा मिलने वाला है। चलिए एक एक करके हम लोग बात कर लेते हैं। कृषि के प्रकार के बारे में। पहला प्रकार देख लेते हैं, रोपण कृषि। पहला क्या है? रोपण कृषि। दूसरे के बारे में बात कर लें, निर्वाह कृषि। दूसरा क्या है? निर्वाह कृषि। तीसरा है कर्तन दहन प्रणाली। तीसरा कौन सा है? कर्तन दहन प्रणाली। और चौथा है गहन कृषि। चौथा क्या है? गहन कृषि। और पांचवा है शल्यवर्तन कृषि। क्या है? शल्यवर्तन कृषि। चलिए एक एक कृषि प्रणाली के बारे में, व्यवस्था के बारे में हम लोग को देखना है। सबसे पहले बात कर लें कर्तन दहन प्रणाली। कर्तन दहन प्रणाली, जैसे कि नामी से ही समझ में आ रहा है, कर्तन मतलब काटना। कर्तन मतलब क्या होता है? काटना। दहन मतलब होता है जलाना। और प्रणाली में तो होता है प्रक्रिया, कि मतलब काट कर, जलाकर और उसको क्या है, पूरे खेत में बिखेर दिया जाता है। तो वो क्या क्या कहलाता है? कर्तन दहन प्रणाली। तो देख लेते हैं ये कृषि किस प्रकार से की जाती है। कृषि की ऐसी पद्धति जिसमें किसान जमीन के टुकड़े को साफ कर, जमीन के टुकड़े को क्या करता, बहुत सा बड़ा, जैसे ये देख रहे हैं जमीन का टुकड़ा है, इसको क्या करता, साफ करके उस पर अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाता है। बहुत से बड़े के टुकड़े को क्या करता है? साफ करता है और उसको साफ करके अनाज या अन्य फसलें उगाता है। बात कर लें, जब मृदा में उर्वरकता शक्ति कम हो जाती है, जब क्या है, मृदा में उर्वरकता शक्ति कम होने लगती है, तब उस भूमि को छोड़ देता है और फिर अन्य स्थान पर खेती करने के लिए चला जाता है। अन्य स्थान पर खेती करने के लिए क्या करता है? चला जाता है। जैसे ये बहुत बड़ा एक क्षेत्र है, उसमें क्या करता है, पहले ये फसलों को क्या करता है, पेड़ पौधों को काटता है। काटने के बाद क्या है, उसको जला देता है। जलाने के बाद क्या है, प्रक्रिया क्या है, वो उसकी राख को क्या पूरे खेत में बिखेर देता है। पूरे खेत में बिखेरने के बाद जैसे जैसे उसमें कृषि करता है, कृषि करने के बाद अगर वो भूमि अनुपजाऊ हो जाती है तो वो भूमि छोड़कर चला जाता है दूसरे स्थान पर। फिर वहां पर ऐसी ही प्रक्रिया प्रारंभ करता है और खेती करना प्रारंभ कर देता है। जैसे दूसरे स्थान पर चला गया और वहां पर खेती करना प्रारंभ कर दिया गया। इसी को कहते हैं कर्तन दहन प्रणाली। चलिए आगे देख लेते हैं। बात कर लें अब कर्तन दहन प्रणाली को। ये वाली स्लाइड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको 1 से 2 नंबर
जरूर देखने को मिलने वाले हैं। कर्तन दहन प्रणाली के अन्य नाम, कर्तन दहन प्रणाली के अन्य नाम की बात कर लें तो आपको इसके अन्य नाम देखने को मिलेंगे। अलग अलग देश में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे मध्य प्रदेश में इसको क्या कहा जाता है, बेवर व दहिया, क्या कहा जाता है, बेवर व दहिया कहा जाता है, बेवर व क्या कहा जाता है, दहिया कहा जाता है। आंध्र प्रदेश में इसको पोंडू या पेंडा कहा जाता है, पोंडू या क्या कहा जाता है, पेंडा कहा जाता है। पश्चिमी घाट की बात कर लें, पश्चिमी घाट में इसे कुमारी के नाम से जाना जाता है, पश्चिमी घाट में क्या है, इसे कुमारी के नाम से जाना जाता है। अंडमान निकोबार की अगर बात कर लें या छत्तीसगढ़ की बात कर लें तो इसे दीपा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, दीपा के नाम से जाना जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है और यहां से आपको 1 से 2 नंबर निश्चित रूप से मिलने वाले हैं टीआरई 4 के लिए। चलिए अगर बात करें हिमालय क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र में इसे खिल कहा जाता है, क्या कहा जाता है, खिल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बात कर ले झारखंड, झारखंड में इसे कुरबा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कुरबा कहा जाता है। और उत्तर पूर्वी राज्य में इसे झूम कहा जाता है, उत्तर पूर्वी राज्य में इसे क्या कहा जाता है, झूम कहा जाता है। अगर आप इतना याद रखते तो निश्चित रूप से ये मान लीजिए कि यहां से एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को निश्चित रूप से मिलने वाले हैं। और बात कर ले मणिपुर, मणिपुर में इसे पलामू कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पलामू कहा जाता है। और उड़ीसा में इसे पामा डावी कहा जाता है और कोमान कहा जाता है और ब्रिंगा कहा जाता है, पामा डावी कहा जाता है, कोमान कहा जाता है और ब्रिंगा कहा जाता है। इसमें जितने भी थे मैंने सबको इंक्लूड किया है, एक भी आपका ऐसा नहीं छूटने वाला, क्योंकि मैंने क्या है एनसीईआरटी से लिया है और अलग अलग बुकों से भी लिया है, जहां से मुझको मिल गया वहां से मैंने इसको कवर करने का पूरा प्रयास किया है। चलिए और आगे देख लेते हैं। ये वाली स्लाइड मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से भी आपको देखने को मिलेगा। मैक्सिको, मैक्सिको और मध्य अमेरिका, मैक्सिको और मध्य अमेरिका में से क्या कहा जाता है, मिल्पा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मिल्पा कहा जाता है। वेनेजुएला, वेनेजुएला में इसे क्या कहा जाता है, कोनुको कहा जाता है, कोनुनको, क्या कहा जाता है, कोनुनको कहा जाता है। और ब्राजील में इसे क्या जाता है, रोका कहा जाता है, ब्राजील में क्या कहा जाता है, इसे रोका कहा जाता है। चलिए मध्य अफ्रीका की बात कर ले, मध्य अफ्रीका में इसे मसोले कहा जाता है, मध्य अफ्रीका में क्या कहा जाता है, मसोले कहा जाता है। और इंडोनेशिया, इंडोनेशिया और मलेशिया में इसे क्या कहा जाता है, लदांग कहा जाता है, इंडोनेशिया और मलेशिया में क्या है, इसे लदांग कहा जाता है। सीधे सीधे क्या आ जाता है, इधर देश दे देते हैं और इधर उसकी कृषि प्रणाली दे देते हैं और मिलाने के लिए आ जाता है। तो यहां से आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने के मिलने वाला है। और फिर बात कर ले वियतनाम में, वियतनाम में इसे क्या कहा जाता है, रे कहा जाता है, वियतनाम में इसे क्या कहा जाता है, रे कहा जाता है। श्रीलंका में इसे क्या कहा जाता है, चीना के नाम से जानता है, श्रीलंका में क्या कहा जाता है, चीना कहा जाता है। और मेडागास्कर में इसे तावी कहा जाता है, मेडागास्कर में इसे क्या कहा जाता है, तावी कहा जाता है। और म्यांमार में इसे टेंगमा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, म्यांमार में इसे टेंगमा कहा जाता है। चलिए और आगे देख लेते हैं। अब बात कर ले रोपड़ कृषि, रोपड़ कृषि के भी बारे में पूछा जाता है। पूरा का पूरा एनसीईआरटी से लिया गया है, एक एक लाइन एनसीईआरटी, क्योंकि आपने देखा होगा बीपीएससी टीआरई 1 को देख ले, बीपीएससी टीआरई 2 को देख ले और बीपीएससी टीआरई 3 में आप देखा होगा जैसे जैसे पेपर का स्तर बढ़ रहा है वैसे वैसे एनसीईआरटी का भी वेटेज बढ़ता जा रहा है, सीधे सीधे लाइन उठा कर पूछ लेता है एनसीईआरटी की। तो आपको एनसीईआरटी पूरा का पूरा कवर करके चलनी है। अगर एनसीईआरटी आप नहीं कवर कर रहे हैं तो समझ लीजिए आप कहीं ना कहीं आप अपने एग्जाम से बहुत दूर रह जाएंगे। तो क्या पूरी की पूरी एनसीईआरटी की एक एक लाइन मैं लेकर आऊं, पूरी लाइन आपको समझाने वाला हूं। और कृषि प्रणाली से अगर आप इतना कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके 1 से 2 नंबर क्लियर होने वाले हैं और इससे बाहर नहीं जाएगा, पूरी गारंटी इससे बाहर नहीं जाने वाला। चलिए बात कर ले रोपड़ कृषि की। रोपड़ कृषि एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि होती है। रोपड़ कृषि क्या होती है, एक प्रकार की क्या है, वाणिज्यिक कृषि के नाम से जाना जाता है रोपड़ कृषि को। इसमें खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एक ही फसल उगाई जाती है। जैसे क्या है, खेती मान लीजिए कोई 5-5 बीघा 7 बीघा है ये खेत, तो 7 बीघे खेत में पूरी एक ही फसल उगाई जाएगी, पूरे में क्या होगी, एक ही फसल होगी, कोई अन्य फसल नहीं होगी। जैसे चावल है तो चावल ही चावल उगाया जाएगा। जैसे क्या उगाया जा रहा है, मान लीजिए ये चाय है तो पूरी चाय रहेगी, 7 बीघे में पूरे की पूरी क्या होगी, चाय होगी, बड़े क्षेत्र पर उगाई जाती है। और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, सीधे सीधे लाभ कमाना होता है। चलिए बात कर ले रोपड़ कृषि। रोपड़ कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है। रोपड़ कृषि क्या है, व्यापक क्षेत्र में की जाती है, जो अत्यधिक पूंजी और श्रम की सहायता से की जाती है। ये क्या है, अत्यधिक पूंजी लगती है, भाई बड़ा क्षेत्र होगा तो ज्यादा लेबर की भी आवश्यकता होगी
और उसके लिए परिवहन की भी आवश्यकता होगी। जैसे चाय की खेती है तो चाय की खेती के लिए चाय की पत्तियां तो तोड़ ली खेत से, लेकिन उसको फैक्ट्री में ले जाने के लिए परिवहन की भी आवश्यकता होगी। तो इसे रोपण कृषि को संसाधन कृषि या परिवहन कृषि के भी नाम से जाना जाता है। अच्छा, प्रमुख फसलें। अब पूरा का पूरा आप ये देख लीजिए, यहां से आपको निश्चित रूप से एक क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है, सीधा सीधा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सीधा सीधा एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि जो रोपण कृषि है उसकी प्रमुख फसलें क्या है। रोपण कृषि की प्रमुख फसलें क्या है। पहली फसल की बात कर लें तो चाय है, क्या है, चाय हो गई। चाय के बाद बात कर ले कॉफी हो गई, कॉफी के बाद क्या हो गई, रबड़ हो गई, रबड़ के बाद क्या हो गई, गन्ना हो गई और केला। ये क्या है, रोपण कृषि की प्रमुख फसलें हैं। इनमें परिवहन और संचार की आवश्यकता होती है। इसके लिए क्या है, परिवहन और संचार माध्यम की आवश्यकता होती है, इसीलिए रोपण कृषि को परिवहन कृषि के भी नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है निर्वाह कृषि। अच्छा, निर्वाह का मतलब आप समझ रहे होंगे। निर्वाह मतलब जैसे किसान है, किसान निर्वाह कृषि में क्या करता है, साधारण तरीके से कृषि करता है, मानसून पर, मौसम पर, बरसात पर, इन चीजों पर निर्भर रहता है। और जैसे जो अति आधुनिक यंत्र हैं जैसे ट्रैक्टर हो गया और हैरो हो गया, इनका इस्तेमाल नहीं करता है। खेत जोतने के लिए क्या है, बैलों का इस्तेमाल करता है, हल का इस्तेमाल करता है, और खेत में मेड़ एड़ बनाने के लिए क्या, फावड़े का इस्तेमाल करता है। पारंपरिक रूप से औजारों का इस्तेमाल करता है। निर्वाह कृषि मतलब अपने पालन पोषण के लिए, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए ये कृषि की जाती है, इसलिए इसको निर्वाह कृषि के नाम से जाना जाता है। देखिए सुनिए, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाता है, इनमें से कौन सी निर्वाह कृषि का उदाहरण है। सीधा सीधा पूछा जाता है, इनमें से कौन सी रोपण कृषि का उदाहरण। तो अगर आपको डिटेल पता होगी तो निश्चित रूप से आप सही ऑप्शन लगाएंगे। चलिए अगला है ऐसी कृषि प्रणाली जिसमें किसान अपने परिवार का पोषण करने के लिए उत्पादन करता है, उसे क्या कहा जाता है, निर्वाह कृषि कहा जाता है। इसमें पारंपरिक कृषि उपकरणों तथा तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या है, किसका प्रयोग करता है, एग्जाम्पल के लिए जैसे हल का प्रयोग करता है। मानसून, जो जैसे बरसात होती है तो ट्यूबवेल से ना सिंचाई करके मानसून पर निर्भर रहता है, बरसात पर निर्भर रहता है। और प्राकृतिक उर्वरक का प्रयोग करता है, जैसे गोबर हो गया और सड़े गले पदार्थों का, मतलब प्राकृतिक उर्वरकों का उपयोग करता है, और यूरिया का वगैरह का प्रयोग नहीं करता है। चलिए अब बात कर ले गहन कृषि। अगला क्या है, गहन कृषि है। यहां से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। गहन कृषि क्या है, इस पद्धति में अधिक उत्पादन के उद्देश्य से अधिक पूंजी निवेश के साथ साथ आधुनिक उपकरणों और कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। मतलब क्या, इसका उद्देश्य गहन कृषि का होता है अधिक से अधिक लाभ कमाना, और ज्यादा से ज्यादा क्या है, अति आधुनिक जो यंत्र चल रहे हैं जैसे ट्रैक्टर हो गया, हैरो हो गया, कल्टीवेटर हो गया, इन सब अति आधुनिक उपकरणों का प्रयोग, यंत्रों का प्रयोग इसमें किया जाता है। इसका सीधा सीधा उद्देश्य होता है कि हमें जमीन से नहीं मतलब, जमीन की उर्वरकता शक्ति बनी रहे या ना बनी रहे, हमें क्या है, इससे अधिक उपज पैदा करनी है। मतलब ये मान लीजिए 2 बीघा का खेत है, तो इसमें अगर प्राकृतिक रूप से 5 कुंटल गेहूं होता है, 5 कुंटल गेहूं होता है, तो वो सोचेगा कि ये इसमें ज्यादा से ज्यादा उर्वरकों का प्रयोग करेगा, और ज्यादा से ज्यादा उर्वरकों का प्रयोग करके ये क्या करेगा, इसमें से 10 कुंटल गेहूं पैदा करने की कोशिश करेगा। ज्यादा से ज्यादा उपकरणों का प्रयोग करके और उर्वरकों का प्रयोग करके ये क्या करेगा, इसमें से 10 कुंटल गेहूं पैदा करने की कोशिश करेगा। इसका सीधा उद्देश्य होता है ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना। इसको भूमि की उर्वरकता शक्ति से बेकार हो रही है उससे कोई मतलब नहीं, इसे कहा जाता है गहन कृषि। इसमें क्या है, किसान क्या है, सीधे सीधे लाभ कमाने के लिए कृषि की जाती है, ये सीधे सीधे लाभ कमाने के लिए कृषि की जाती है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है शल्यवर्तन कृषि। क्या है, शल्यवर्तन कृषि। शल्यवर्तन कृषि भूमि की उत्पादकता क्षमता बढ़ाने के लिए, भूमि की उर्वरकता क्षमता बढ़ाने के लिए भूमि में किसी टुकड़े पर, भूमि के किसी टुकड़े पर बदल बदल के फसलें बोई जाती हैं। बदल बदल के कैसे, जैसे कोई फसल है जिसकी जड़ें क्या हैं, कम गहरी हैं, किसी की जड़ें क्या हैं, कम गहरी, फसलें जड़ों के बाद अधिक गहरी फसलों की बुआई करना, मतलब कम
जो गहरी फसलें हैं उसके बाद अधिक गहरी फसलों की बुआई करना, ऐसे ही प्रक्रिया ये चलती रहती है और निरंतर फसलें क्या है बदल बदल के उगाई जाती हैं, बदल बदल के क्या है फसलें इसमें उगाई जाती हैं। इसमें पूरा का पूरा ध्यान रखा जाता है जो खेत है उसकी उर्वरकता शक्ति बनी रहे। चलिए आज हम लोग ने किसकी बात करी, आज हम लोग का जो टॉपिक रहा 13वें नंबर का रहा भारतीय कृषि प्रणाली। और धीरे धीरे ऐसे ही आपके पूरे के पूरे टॉपिक कराए जाएंगे, पूरे के पूरे ये सारे टॉपिक आपके कराए जाएंगे। अगर आप क्या करिए ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा आप कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और इससे भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके पास आते रहेंगे। अगर आप पूरा अगर आप हमारा सपोर्ट करते तो निश्चित रूप से ऐसे ही क्लास निरंतर आपकी आती रहेंगी और एक एक टॉपिक पूरा का पूरा एनसीईआरटी से निकाल कर कराया जाएगा। आप एक मिनट रुकिए, एक आपको चीज दिखाते हैं। पूरे के पूरे ये एनसीईआरटी नोट्स तैयार किए गए आपके लिए। अगर आप कहेंगे तो पूरा का पूरा ये एनसीईआरटी से पूरा का पूरा लाइन बाय लाइन आपको पूरा का पूरा सिलेबस कराया जाएगा। बस क्या है आपको ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप पूरा का पूरा सपोर्ट करेंगे तो निश्चित रूप से एक एक चीज आपको तैयारी 4.0 की कराई जाएगी। और बहुत सारे प्लान किए गए हैं आपके लिए। अगर आप सपोर्ट करते हैं तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा आपके लिए होने वाला है और पूरा का पूरा सिलेबस आपका कवर कराया जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा आप कमेंट कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, ये जो टॉपिक मैंने कराया कि आपको अच्छा लगा, कैसा लगा, जैसा भी लगा हो आप लिखिए और ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।